चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के गद्य खंड के 5वें चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि, इसके प्रश्न उत्तर को सब करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इससे जो संबंधित सारांश था उसको बेसिकली मैं बता चुका हूँ, एकदम सिंपल तरीके से समझा चुका हूँ। तो पहले जाकर आप सारांश को समझ लीजिए, नागरी लिपि जो सारांश है, क्योंकि जब वो समझ जाएंगे ना तो गारंटी ठोकता हूँ कि जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया है यह एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे। हालांकि चलिए इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को सब करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका देवनागरी लिपि से संबंधित कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देखो, आज से 200 मतलब आज से 2 सदी पूर्व चले लीजिए, मतलब पीछे चले लीजिए, यानी 18वीं सदी में नागरी लिपि के क्या हो गया, देवनागरी लिपि के टाइप बनना स्टार्ट हो गया, पुस्तकों में छपना स्टार्ट हो गया, और जैसे वो छपना स्टार्ट हुआ तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें उसमें, यानी इन सारे प्रश्नों का शायद उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जाकर एक बार सारांश आप देखिए। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब आई, 18वीं सदी में देवनागरी लिपि के टाइप बनना स्टार्ट हो गया, टाइप करना मतलब टाइप होना स्टार्ट हो गया, और तब वो पुस्तकों में छपना स्टार्ट हो गई। इस कारण से मतलब देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या हो गई, स्थिरता आ गई। तो क्वेश्चन करता है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। क्वेश्चन है ये है आपका कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। कौन व्यक्ति स्थिर कब होता है, जब मतलब वो कहीं ना कहीं वो अस्थायी हो जाता है। तो वैसे ही देवनागरी लिपि क्या हो गया, इसका टाइप बनाया गया कब, 18वीं सदी में, यानी आज से 2 सदी पीछे आएंगे। ठीक है ना, 18वीं सदी में देवनागरी लिपि का टाइप बनना स्टार्ट हो गया, फिर पुस्तकों में छपना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। अब प्रश्न नंबर 2, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो उसमें मैं ये बात बता चुका हूँ, देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, देख सकते हैं नेवारी, भोजपुरी, मगधी आदि ये सब भाषाएं क्या करी जाती है, मतलब बहुत सारी भाषाएं इसमें लिखी जाती है। ठीक है, लिख लेना। आगे देखो, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। देखो, लेखक बोला है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बनाया है। अब देखो, लेखक कहते हैं कि जो ब्राह्मणी लिपि और सिदम लिपि, मतलब कहने का मतलब है गुप्तकालीन लिपियां 2 थी। गुप्त काल में 2 लिपियां, ब्राह्मणी लिपि और सिदम लिपियां। इन दोनों लिपियों के बीच में कौन मिलता है, देवनागरी मिलता है। तो आंसर सीधी सी बात है, एक लाइन में लिखेंगे कि क्वेश्चन है, समझो पहले कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताते हैं। बात सीधी सी है, तो आप आंसर ये लिखिएगा कि भारतीय लिपि और सिदम लिपि, मतलब ब्राह्मणी लिपि और सिदम लिपि से देवनागरी का संबंध मिलता है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया, तो लिखेंगे लेखक ब्राह्मणी लिपि और सिदम लिपि से देवनागरी का संबंध बताया। बस 2 ही लिपि से इसका संबंध मिलता है, मतलब इन दोनों के बीच में भी जो गुप्तकालीन लिपि थी, ब्राह्मणी और सिदम लिपियां, इन दोनों के बीच क्या होता है, इसका संबंध मिलता है किसका, देवनागरी लिपि के। अब प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 है नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। अब देखो, नंदी नागरी जो दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे, जैसे महाराष्ट्र के जो राजा हुआ करते थे दंती दुर्ग, मतलब राष्ट्रकूट वंश के वो राजा थे। लिखना बस इतना बात है। क्वेश्चन है कि नंदी नागर किसे कहते हैं, तो बस एक लाइन में आपको आंसर लिखना है कि उत्तर भारत में महाराष्ट्रकूट, मतलब महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के शासक कन्नौज में अपना अधिकार जमाए बैठे थे, और मतलब वहीं पर नंदी नागर था, तो वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा, जिसके कारण से उसका नाम नंदी नगर पड़ गया होगा। बस इतनी बातें लिखना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कन्नौज पर अपना अधिकार चलाते थे, जैसे मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब क्या थे, मतलब उस समय की बात बता रहे हैं। वो तो आपका गुर्जर प्रतिहार में आ जाएगा। जो दंती दुर्ग जो शासक थे वो मतलब नंदी नगर में अपना शासन चलाया करते थे। तो नंदी नगर महाराष्ट्र में क्या पड़ता है, एक गांव पड़ता है, नगर पड़ता है, शहर पड़ता है। तो नंदी नगर में यदि इस लिपि का प्रयोग हुआ होगा तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। चलिए सिंपल सी बात में इसका डिफिनेशन बता रहा हूँ। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। देखो बाबू, नंदी नागरी का मतलब हो गया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो कन्नौज पर अपना अधिकार, मतलब राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वहाँ वो जो दंती दुर्ग था, कन्नौज तो आपका गुर्जर प्रतिहार में आ जाएगा। ठीक है ना, देखो आंसर जब भी लिखना है सोच समझ के लिखना है। ठीक है ना, तो सारी बातें समझेंगे। जो निबंध इसका जो सारांश बताया गया नागरी लिपि का, वो सारी बातें मैं समझा चुका हूँ उसमें। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, जो मतलब दंती दुर्ग था, वहाँ पर क्या होता है, नंदी नागर पड़ता था, वहाँ पर यदि इसका यूज किया गया होगा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात लिखना कि महाराष्ट्र में नंदी नगर शहर पड़ता है, वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया होगा नंदी नागरी। समझ में आ रही है, महाराष्ट्र में नंदी नामक गांव है चाहे शहर है, वहां पर इस लिपि का प्रयोग करने के कारण उसका नाम नंदी नागरी पड़ गया। एक बार और महाराष्ट्र में, एक बार और ध्यान दो, महाराष्ट्र में इस लिपि का प्रयोग किया होगा। महाराष्ट्र में एक नंदी नागर पड़ता है, नंदी नागर शहर है, नगर है, वहां पर यदि नागरी लिपि का प्रयोग किया गया होगा, जिसके कारण से
से इसका नाम पड़ गया नंदी नागरी। ठीक है ना, यही बातें लिखना है कि जो नंदी नगर पड़ता है वो महाराष्ट्र के, उसमें शासक हुआ करते थे वहाँ पर मतलब कौन, तो वहाँ पर शासक जो थे उनका नाम था दंती दुर्ग। उनके भी देखी जाए तो समांगत दान पत्र पर क्या हुआ था, नागरी लिपि देखने को मिला था। तो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे दंती दुर्ग, उनके समांगत दान पत्र पर भी नागरी लिपि देखने को मिला था। तो वहीं पर नंदी नगर था, यदि वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा तो इसे नंदी नागरी के नाम से लोग जानते हैं। तो समझ में आ रही है नंदी नागरी किसे कहेंगे, तो बस इतनी बातें लिखेंगे कि महाराष्ट्र में नंदी नगर मौजूद है, मतलब महाराष्ट्र में नंदी नगर नाम का एक शहर है, वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया नंदी नागरी। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दे। देखो आरंभिक जो लेख था स्टार्टिंग में यहीं पर प्राप्त हुए थे महाराष्ट्र में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में जो राजा थे दंती दुर्ग, उनके समांगत दान पत्र पर आरंभिक लेख प्राप्त हुआ। तो बस आपको इतने लिखनी है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो शासक दंती दुर्ग थे, उनके समांगत दान पत्र पर किसका प्रयोग हुआ था, नागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। तो स्टार्टिंग में सबसे आरंभिक लेख मिलता है कहाँ पर, देखो नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण आपको देना है। तो बस इतना लिखना है कि महाराष्ट्र के, मतलब दक्षिण भारत में महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है ना, तो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश के जो शासक दंती दुर्ग थे, उनके समांगत पत्र पर सबसे पहले क्या हुआ था, नागरी लिपि का लेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेख प्राप्त हुआ था, समझ में आ रही है। तो क्या लिखेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, मतलब कहाँ प्राप्त हुए, अपना विवरण देना है। तो बस इतनी बातें लिखेंगे कि महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश का जो शासक दंती दुर्ग था, उनके समांगत दान पत्र पर किसका यूज हुआ, पहली बार नागरी लिपि का लेख प्राप्त हुआ था। समझ में आ रही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, तो बस लिख देंगे दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे दंती दुर्ग, उन्हीं के समांगत दान पत्र पर सबसे पहली बार नागरी लिपि के लेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की क्या विशेषता है, चाहे कैसे पहचान कर सकते हैं, ये भी उसमें बता चुका हूं मैं। तो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में यदि नागरी लिपि की पहचान करनी हो तो इसका सिंपल सा तरीका है, ब्राह्मणी लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी लकीरें चाहे त्रिकोण लकीर होती है, मतलब सिद्धम लिपि चाहे ब्राह्मणी लिपि है, इनके अक्षरों पर जो लकीरें पाई जाती है एकदम छोटा होता है और त्रिकोण टाइप का भी लकीर लिखी जाती है। लेकिन नागरी लिपि की जो अक्षर होती है उसके ऊपर बड़ी लकीरें, बड़ी आड़ी के जैसे लकीरें खींची जाती है, और यहाँ पर अक्षरों के अनुसार, मतलब अक्षरों की चौड़ाई के अनुसार ऊपर लाइन खींची जाती है। ठीक है ना, ये भी बात मैं बता चुका हूं। तो सिंपल सी बात समझिए, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि के मुख्य पहचान क्या है, तो बस इतनी बातें लिखना है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी लकीरें चाहे त्रिकोण लकीरें, मतलब त्रिभुज के जैसा लकीरें खींची जाती है। लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों पर बड़ी आड़ी लकीरें, बड़ी आड़ी की जैसा लकीरें खींची जाती है, और अक्षरों की चौड़ाई के अनुसार ऊपर लकीरें खींची जाती है। जितनी चौड़ाई उतना ऊपर भी लकीरें खींचना है। समझ आ रही। तो ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, तो बस इतनी बातें लिखना है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के ऊपर जो लाइन खींची जाती है वो छोटी आड़ी लकीरें खींची जाती है। ठीक है ना, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के ऊपर छोटी आड़ी लकीरें खींची जाती है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के ऊपर बड़ी आड़ी लकीरें और अक्षरों के चौड़ाई के अनुसार खींची जाती है। तो आप पहचान सकते हैं इस प्रकार नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि को। आगे देखो, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में देखो, दक्षिण भारत में दंती दुर्ग का समांगत पत्र मिला था, लेकिन उत्तर भारत में जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे अपना कनौज पर अधिकार जमाए बैठे थे, जैसे मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब क्या थे, मतलब गुर्जर प्रतिहार के सबसे फेमस और प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। ठीक है ना, तो उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी हूँ कि उत्तर भारत में यदि बात करी जाए तो उत्तर भारत में मिहिर भोज, मतलब जो गुर्जर प्रतिहार था 9वीं सदी की बात है ये। ठीक है ना, 9वीं सदी की यदि बात करी जाए, ठीक है ना, तो 9वीं सदी में जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो क्या था, मतलब विदेशी आक्रमणकारी थे। इसके अंदर मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब शासक आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन लेख प्राप्त होते हैं। तो बस आपको इतना लिखना है कि जो मिहिर भोज था उसका, मतलब जो शासक था कनौज का, वो क्योंकि कनौज पर क्या किया था, अपना अधिकार जमाए बैठा था। मिहिर भोज क्या था, एक गुर्जर प्रतिहार था, विदेशी आक्रमणकारी था जो यहाँ पर आकर बैठ गया था। तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति पत्र जो मिला था उस पर भी क्या नागरी लिपि का लेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आंसर बस इतना लिखना है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो इतना लिखना है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक मिहिर भोज थे उनके ग्वालियर
प्रशस्ति पत्र पर नागरी लिपि का लेख प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, क्या लिखेंगे? उत्तर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए थे? तो लिखना है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के शासक वंश मिहिर भोज, मतलब मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर पहली बार किसका यूज किया गया था? नागरी लिपि का उपयोग हुआ था। लेकिन जब दक्षिण भारत की मतलब आरंभिक लेख पूछेगा तो आरंभिक लेख में कौन? महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो दंती द्रुप थे उनके समांगत पत्र आपको आ जाएगा। देखो ये कोई कहानी नहीं, निबंध है, समझिए ना, ये मतलब एक लिपि से संबंधित हम लोग को बताया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगी, याद करते रह जाएंगे, जिंदगी भर आपको याद नहीं होने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा सा मुराव के जैसा है ही, इसलिए सारी बातें हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो लिखेंगे उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार के शासक वंश मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति पत्र मतलब ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर नागरी लिपि का उपयोग किया गया था। बस इतनी बात लिखना। अगला क्वेश्चन देखो, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक के इस संबंध में क्या बताता है? तो लिखना यह है कि नागरी को देवनागरी कहने में बहुत सारे विद्वानों का मतलब जो मत है ना एक जैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पटना जो था ना एक समय में नगर था, हो सकता है इस लिपि का वहां पर प्रयोग किया गया होगा तो इसको नागरी लिपि कहा गया है। ठीक है ना, और कभी काल काशी, कभी मतलब किसी समय में काशी देवों की नगरी थी। क्या थी? काशी जो थी ना देवों का क्या था? एक नगर था, तो वहां पर इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा, इस कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ गया होगा। या तो महाराष्ट्र में नंदी नगर में यदि इस लिपि का प्रयोग किया गया होगा तो इसका मतलब इसका नाम नंदी नागरी पड़ गया होगा। ठीक है ना, तो वही है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है? तीनों डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा कि नागरी को देवनागरी कहने में विद्वानों का मत है, मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि पटना कभी नगर कहा जाता था, वहां पर इस लिपि का प्रयोग हुआ होगा तो इसको नागरी लिपि कहते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात है कि किसी समय में जो काशी था वो देवों का नगरी कहा जाता था, यदि वहां पर इस लिपि का प्रयोग हुआ होगा तब जाकर देवनागरी कही जाती होगी। तीसरी बात है कि महाराष्ट्र में यदि नंदी नगर में इस लिपि का प्रयोग हुआ होगा तब जाकर नंदी नागरी के नाम से जानी जाती होगी। तो नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि ये सब सेम नाम है। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया? देखो, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में बताते हैं लेखक यही कहना चाहते हैं कि पटना किसी समय में क्या था? नगर था। यदि इस लिपि का प्रयोग वहां पर हुआ होगा तब जाकर इसका नागरी लिपि नाम पड़ गया होगा। ठीक है ना, बस यही बात है आपको लिखनी है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी? बताए थे कि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि मतलब पूरे देश में व्याप्त हो गई थी। 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी की यदि बात करते हैं तो जो नागरी लिपि थी वो पूरे देश में अपना क्या कर चुकी थी? पैर जमा चुकी थी। समझ में आ रही है बातें? ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर की नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी? 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ से कुछ और बातें बताऊंगा वो क्या है। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी? तो बस आप आंसर लिखेंगे कि 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त हो चुकी थी, फैल चुकी थी। इस प्रकार 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि बन चुकी थी। ठीक है, तो नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी? तो 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के बीच में नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि बन चुकी थी। एक लाइन में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या क्या जानकारी देता है? तो बस इतनी बात लिखना है कि नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति का जन्म होता है और अनेक भाषाओं का भी जन्म होता है। किसका साथ? तो नागरी लिपि की उत्पत्ति के साथ साथ किसका किसका जन्म होता है? तो भारतीय इतिहास का भी जन्म होता है, भारतीय संस्कृति का भी जन्म होता है और अनेक भाषाओं का जन्म होता है। बस इतनी बातें आपको लिख देनी है। अगला देखो 12 नंबर है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो लिखना है कि गुर्जर प्रतिहार एक विदेशी आक्रमणकारी थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत आकर बस गए थे। अब गुर्जर प्रतिहार के अंदर मिहिर भोज, महेंद्र पाल ये सब आते हैं। महेंद्र पाल कन्नौज पर अपना अधिकार जमाए रखे। वहां पर उनको मिहिर भोज जो थे उनके ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर मतलब नागरी लेख देखने को मिला था, नागरी लिपि देखने को मिला था। ठीक है, समझ में आया? तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में जब इसका सारांश बता रहे थे तो उस समय बताएं गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो एक विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत आकर बस गए थे। ठीक है ना, भारत आकर बस गए थे। अब गुर्जर प्रतिहार वंश में मिहिर भोज, महेंद्र पाल ये सब प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। तो मिहिर भोज कन्नौज पर अपना अधिकार जमाए रखा और मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर कौन सा मतलब लिपि देखने को मिला? नागरी लिपि का लेख देखने को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखो, निबंध के आधार पर कालक्रम से
नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना। जो निबंध आपका चैप्टर दिया है उसी के आधार पर बताना है कि कुछ ऐसे प्रमाण आपको उपस्थित करना है जिसमें नागरी लिपि की चर्चा है, मतलब प्रमाण आपको दिखाना है। तो ध्यान देना है 8वीं सदी से नागरी लिपि स्टार्ट हुआ और देख सकते अभी तक नागरी लिपि का उपयोग चल ही रहा है। तो कुछ प्रमाण दिखाना, नागरी लिपि का आपको प्रमाण दिखाना है, ठीक है। तो बस आंसर आपका यहाँ पर लिखा हो, ये बातें लिखना है, बस इतनी बातें लिखना है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार है। 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था दंती दुर्ग, उसका समांगत दान पत्र पर नागरी लेख मिला, ठीक है, नागरी लिपि मिला। 9वीं सदी में यदि बात करी जाए तो जो गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था मिहिर भोज, उसका ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर भी क्या नागरी लिपि देखने को मिला। 10वीं सदी में लिखित दोहा कोश भी क्या हुआ था, उस पर दोहा कोश जो लिखा गया था 10वीं सदी में, उस पर भी क्या मिला, तो नागरी लिपि प्राप्त हुआ। 11वीं सदी में यदि शिलाहार शासक की बात करी जाए, शिलाहार शासक जो केसी देव का दान पत्र था, वो भी उस पर भी क्या हुआ था, नागरी लेख देखने को, नागरी लिपि देखने को मिला था। 12वीं सदी में केरल के शासकों के जो सिक्के थे उस पर भी किसका यूज किया गया था, तो नागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। 13वीं सदी में देवगिरी के यादव राजाओं का जो ताम्रपत्र था वो भी, उस पर भी नागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। और 14वीं और 15वीं सदी की बात करते हैं तो विजयनगर के शासकों का लेख भी नागरी लिपि में लिखा गया था। और इसी सदी में 14वीं और 15वीं सदी में जो इस्लामी शासक थे जैसे अकबर, उसके अलावा भी अलाउद्दीन खिलजी, ये सब जो शासक हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने भी क्या नागरी लिपि का उपयोग किया। जैसे अकबर की बात करते हैं तो अकबर जो था वो सिक्कों पर राम और सीता के साथ साथ राम सिया भी नागरी लिपि में लिखवाने का काम किया था अकबर, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है, तो यही दिखाना था कि जो निबंध नागरी लिपि है उसका कुछ प्रमाण आपको दिखाना था। तो आपको यही लिखना है कि 8वीं सदी में जो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे दंती दुर्ग, उनके समांगत दान पत्र पर नागरी लिपि देखने को मिला। 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार का शासक मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति पत्र पर भी नागरी लिपि देखने को मिला। यदि 10वीं सदी में देखी जाए तो लिखित जो दोहा कोश था वहां भी नागरी लिपि देखने को मिला। 11वीं सदी में शिलाहार शासक केसी देव का दान पत्र पर भी क्या देखने को मिला, नागरी लिपि देखने को मिला। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर भी केरल के जो शासक थे उनके सिक्कों पर भी नागरी लिपि देखने को मिला। यदि बात करते हैं यहाँ पर 13वीं सदी की, तो 13वीं सदी में देवगिरी के यादव जो राजा हुआ करते थे उनके ताम्रपत्र पर भी नागरी लिपि देखने को मिला। इसी में देखी जाए 14वीं और 15वीं सदी की यदि बात करते हैं तो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे उन्होंने भी नागरी लिपि का यूज किया, उनके लेखों पर नागरी लिपि देखी गई। और इसी सदी में 14वीं 15वीं सदी में इस्लामिक जो शासक थे, मुस्लिम जो शासक थे जैसे अकबर, ये सब क्या किए, तो ये सब भी नागरी लिपि का प्रयोग किए जैसे अकबर किए थे। लिखना है जैसे अकबर ने सिक्कों पर क्या किया, राम सीता के साथ राम सीता का पिक्चर के साथ साथ राम सिया भी नागरी लिपि में लिखवाने का काम किया। तो इस तरह से आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, यही आंसर होगा 15 नंबर का, ठीक है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा 13 मिनट था, समझने वाली बातें थी। इस तरह से आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया। जो चैप्टर 5 है आपका, इसके प्रश्न उत्तर क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।